अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उस्मा सबीन और आज हम एक बहुत ही मज़ेदार पर्सनैलिटी के साथ आपके सामने हाजिर हैं जिनके बहुत ही सुपरहिट प्लेस आप देख चुके हैं, जिसमें सबसे पहले था परफ्यूम चौक, संगे मरमर और अभी रिसेंटली हिट जो हुआ है उनका वो है झूठी। और एक और जो सिलसिला उन्होंने बहुत अरसे तक जारी रखा वो था शब्बीर तो देखेगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, पारस मसरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ज़बरदस्त हूँ, हमेशा की तरह। गुड गुड गुड। और जब हमारे दोस्त शो पर मौजूद हो तो फिर बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। वो बहुत कैजुअल सा हो जाता है। हाँ। इंटरव्यू नहीं लगता, ऐसे ही जैसे हम गपशप लगाते हैं हमेशा। तो ये वैसा ही है। हाँ। एंड आई एम ग्लैड कि आपने अपना ये शो बड़ी कामयाबी से सेट कर लिया है। अरे शुक्रिया। और थैंक यू कि आपने मुझे मदद किया और बातें हो रही हैं। हाँ। हम तो चाहते हैं हमारी आवाम तक बातें पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताएं ना कि जो हमारा नैपा का ऑडिशन होता है वो एक बड़ा ही मज़ेदार सा एक्सपीरियंस है हम सबकी लाइफ में, तो वो बताइए कैसा रहा? वो तो यादगार दिन था। वो तो अच्छा, उस टाइम में मैं बड़ा डिप्रेशन में समझ लें था। अच्छा। क्योंकि एट द सेम टाइम जो है मैं ग्रेजुएशन मास्टर्स की डिग्री भी कर रहा था कराची यूनिवर्सिटी से मैस कम्युनिकेशन में। तो ऑलमोस्ट मेरा फाइनल ट्राइमेस्टर था ऑनर्स का, बी ऑनर्स का। और उसमें हमारे जो एक टीचर हैं बहुत ज़बरदस्त कमाल सिद्दीकी साहब, काफ़ी टाइम मोदी न्यूज़ में रहे, ट्रिब्यून में रहे। अच्छा। तो वो बहुत कैरियर काउंसलिंग करते थे हमारी। तो मेरे बेशतर जो दोस्त हैं जो मेरे साथ पास आउट हुए मास्टर्स की डिग्री में, तो वो ज़्यादातर लोग सहाफ़ी हैं, अखबार में काम करते हैं। कुछ हैं जो मीडिया में आ गए, प्रोडक्शन में ज़्यादातर, स्क्रीन पे कोई नहीं आया मेरे अलावा। अच्छा। तो उन्होंने कहा था जिस दिन यहाँ ऑडिशन था, तो उन्होंने भी बुलाया था दी न्यूज़ में, यहाँ जो दफ्तर है आई चंद्रीगढ़ रोड पे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि टेस्ट है, आप आके टेस्ट दें और मेरे पास इंटर्नशिप शुरू करें। सही। और मैं एक अजीब सी कैफियत में था। मेरे एक दोस्त हैं मुबशिर, बड़े अच्छे मुबशिर बेग, वो उनको भी थिएटर का शौक़ था। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा मैं जाऊँगा कि कराची यूनिवर्सिटी में मेरे भाई हैं साइरस मसरूर, वो अब तो खैर PIA में सर्विसेज कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ड्रामेटिक सोसाइटी बनाई थी, दरवाज़ा द ड्रामेटिक सोसाइटी। अच्छा। अब उस सोसाइटी के अंदर कराची यूनिवर्सिटी के जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से मुख्तलिफ लाइक माइंडेड लड़के लड़कियां जमा हुए और हम लोग सेमिनार्स कराते थे, डिस्कशंस कराते थे। तो इसी दौरान भाई ने एक थिएटर प्ले लिखा। अच्छा। उन सबको थिएटर से इंट्रोड्यूस कराया, बिकॉज हमारे फैमिली बैकग्राउंड में फ़नून लतीफ़ा से वाबस्तगी रही। मेरे फादर जो है पाकिस्तान टेलीविज़न में डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। तो हम बचपन से ही चीज़ें हम देखते हुए आ रहे थे कि अदाकारी क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, लाइटिंग क्या होती है, सेट डिज़ाइनिंग क्या होती है, और PTV जाते रहना। और जो उस्ताद मुझे यहाँ मिले, मैं उनसे पहले ही मिल चुका था बचपन में। तो वहाँ उन्होंने जो सोसाइटी स्टार्ट की, तो उन्होंने मुझे भी प्रोवोक किया कि तुम भी कुछ लिखो। अब मैं मज़ाहिया शायरी करता था और मैं मज़ाहिया चुटकुले मारता था, तफरियाँ करता था। वो जो नहीं, एक ख़ानदान में बच्चे होते हैं जो हर वक्त सबको एंटरटेन करना चाहते हैं, तो मैं वैसा था। तो उसने कहा तुम भी कुछ लिखो। मैंने अपने दोस्तों के साथ बैठ के ऐसे ही एक ड्रामा लिखा और उसमें खुद भी आ गया, दोस्तों को भी कास्ट कर लिया। 3 हमारे ग्रुप की उधर लड़कियां थी, उनको भी कास्ट कर लिया। और फिर हमने उनकी रिहर्सल की, भाई को दिखाया, भाई ने कहा बहुत अच्छा है, अब इसको करते हैं। अच्छा। फिर हमने यहाँ आर्ट्स काउंसिल में हमने ओपन एयर में वो शोज़ किए। भाई का प्ले हुआ, अच्छा। फिर मेरा प्ले हुआ, फिर उसके बाद जो है चलता रहा सिलसिला। फिर अचानक जैसे ही मेरे 3 साल मुकम्मल हुए, तो 2 साल मुकम्मल हुए जब मेरे BA के, तो पता चला नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स 2005 में स्टार्ट हो गया। अच्छा। भाई ने कहा ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें तो जाना चाहिए। मेरा भी दिल बड़ा चाह रहा था। मैं एक कॉन्सर्ट में था बाबा के, बाबा हमारे गाते भी हैं, कंपोज़र भी हैं, तो वो गा रहे थे और मैं बैठा हुआ था। तो किसी ने, उन्हीं के एक दोस्त ने मुझे दिखाया कि ये देखो, ये पम्फलेट है, ये देखो, चेक करो। अच्छा। तो मैंने देखा, तो उसमें मैंने जामुद्दीन साहब का नाम सुना, तलत हुसैन साहब का नाम सुना, राहत काज़मी साहब, अंजुम अयाज साहब, खालिद अहमद साहब। तो मैं तो ऐसे कान खड़े हो गए। मैंने कहा यार ये तो कोई ज़बरदस्त चीज़ लग रही है। तो मैंने बाबा से मशवरा किया। बाबा ने कहा इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग ठीक है, अब क्या तुम इन चीज़ों में पढ़ रहे हो, मैंने देखा है सारी ज़िंदगी हमने बाल सफ़ेद कर लिए इन कामों में, तुम इंजीनियरिंग करो। अम्मी से बात की, अम्मी ने कहा इंजीनियरिंग करो, ठीक है। लेकिन भाई जो है ना मेरा बड़ा, वो समझता था कि यार इसके अंदर, पारस के अंदर एक है अदाकार या कोई ऐसा टैलेंट है जो छुपा हुआ, उसको बाहर निकलना आना चाहिए और वो ऐसे नहीं ज़ाया होना चाहिए।
तो उसने मुझे कहा तुम एडमिशन लो और मैं हूँ तुम्हारे साथ। खैर अम्मा पापा भी साथ ही थे, वो सपोर्ट ही करते थे, लेकिन वो ये चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियरिंग करूँ। होते होते ये हुआ कि इंजीनियरिंग तो मैंने बहुत पहले ही खुदा हाफिज़ कर दिया था और मैं सोशल साइंसेस में आ गया था। तो जैसे ये खुला तो हमारे ही ग्रुप में था मुबशिर बेग, उसने मुझे कहा चलो हम चलते हैं और नापा में एडमिशन लेते हैं। अब वो पहले से तैयारी कर रहा था। इधर क्राइटेरिया ये था कि एक मोनोलॉग आपका अपना होगा और एक जो है हम देंगे। अब उसने वो जो इधर से दिया हुआ था, शायद वो उसने प्रिपेयर किया था या नहीं किया था, उसने अपना एक इतना बड़ा मोनोलॉग लिखा हुआ था क्योंकि वो लिखने का भी शौक़ रखता था। अब तो वो बहुत अच्छा शेफ़ बन गया। तो मैं उस दिन जिस दिन आना था उस दिन मैं घर पे सोया हुआ था और उसने मुझे फ़ोन किया, तैयार हो जाओ मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं जाना। कहता है चलो ना तुम चलो। मैंने कहा बस मेरा दिल नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। मैं अजीब अपने गम मना रहा था। तो वो आ गया घर पे। उसने कहा मेरी वजह से चलो, तुम चाहे कुछ मत करना, मेरी मॉरल सपोर्ट के लिए चलो। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मॉरल सपोर्ट के लिए चलता हूँ। मैं वहाँ पहुँच गया। अच्छा, हाफजा मेरा शुरू से अच्छा है, वो याद कर लेता हूँ मैं चीज़ें। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैं देखा सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं और कोई कुछ याद कर रहा है, कोई कुछ याद कर रहा है। हमें बोला रूम नंबर 1 में जाके बैठ जाए। हम जाके बैठ गए। मुबशिर भी पसीने में शराबोर पड़ रहा है, याद कर रहा है। अब उसकी बारी आ गई तो वो अंदर गया और उसने 4 को 5 लाइनें सुनाई अपनी और उसके बाद भूल गया। और उन्होंने जजेस ने कहा कि आप जाएं, आप थोड़ा सा टाइम लें और वापस आएँ दोबारा। उसको चांस दिया, वो वापस आया मेरे पास, कह रहा यार मैं भूल गया, मेरी हालत ख़राब हो रही है, वो फलाना ये उन्होंने दिए हैं मोनोलॉग्स, ये खुद करने हैं। तो मैंने ले लिए। उससे मैंने कहा दिखाओ। ऐसे मैंने देखा तो उसमें अकबर का जो पैसेज था वो सबसे छोटा था, एक पैराग्राफ था। मैंने कहा यार ये सबसे छोटा ही है, मैं याद कर लेता हूँ। नहीं, अकबर का नहीं, आई थिंक जूलियस सीजर का था। अकबर का ही है वो। नहीं, अकबर का नहीं, एक और भी था। सोराब, रुस्तम और सोराब। हाँ, कोई अभी मुझे एग्जाम में नहीं आ रहा। तो वो छोटा सा पैसेज था, वो मैंने फ़ौरन से 10-15 मिनट में मैंने याद कर लिया फुल। अब मैं बाकियों को देख रहा हूँ तो मेरा दिल चाह रहा है यार मैं इनको बताऊँ, हैं, मदद करूँ, मदद का जज्बा मेरे अंदर हमेशा। तो मैंने उधर रबाब हाशिम थी, 1-2 और लोग थे, मैंने उनको बताया ऐसे करें ऐसे करें। रबाब हाशिम 14-15 साल की थी मुश्किल से, उसके अम्मी अब्बू भी थे, तो वो हमेशा इस बात को याद रखते। तो मुझे भी याद आ गया, मैं उसको भी बता रहा हूँ, उसको भी बता रहा हूँ। ये वो करते करते अचानक मेरी बारी आ गई। अब जो दूसरा मोनोलॉग था उसके बारे में मैं सोच ही नहीं रहा था, जो अपनी तरफ से करना था वो मैंने कहा बस इतना काफ़ी है, मैं दे दूंगा जाके। मैं चला गया अंदर गया तो जैमुद्दीन साहब बैठे हैं, राहत काज़मी साहब बैठे हैं, जुमैया साहब बैठे हैं, खालिद अहमद साहब बैठे हैं, तलत हुसैन साहब बैठे हैं, डॉक्टर अनवर सजाद साहब मरहूम बैठे हैं और पूरी फैकल्टी बैठी है। उनको देख के तो मैं थोड़ा सा हो गया कन्फ्यूज़। अच्छा, मैं कन्फ्यूज़ कम होता था, मेरे अंदर शुरू से कॉन्फिडेंस था, मैं घबराता नहीं था कि किसी के सामने परफॉर्म करना है, तो मैं चिल रहता था। लेकिन उस दिन मैं थोड़ा सा घबरा गया। अच्छा, पहला मोनोलॉग मैंने ऐसे ज़मीन पे देख के किया, ऐसे किया जज्बात पूरे दिए, जितनी टोनल वेरिएशन उस वक्त इतनी नहीं थी, लेकिन मैंने यूँ नीचे देख के पूरा मोनोलॉग कर लिया। जैसा साहब ने ऐसे मुझे देखा और यूँ नीचे देखा, कह रहे नीचे क्या पड़ा हुआ है? मैंने कहा जी सर कुछ भी नहीं। कहते तुम नीचे देख के क्यों कर रहे हो? मैंने कहा सॉरी सर। कहते हैं अच्छा अपना मोनोलॉग सुनाइए। अपना मोनोलॉग तो मुझे नहीं याद। कहते तो फिर कैसे होगा आपका एडमिशन? मैंने कहा सर वो मुझे एक नज़म याद है। वो कहते हैं नज़म नहीं, नज़्म। मैंने कहा जी सर नज़्म। तो कहते हैं जा साहब नहीं नज़्म नहीं सुनती। तो राहत साहब और तलत साहब ने कहा सर सुन लेते हैं। खालिद साहब ने कहा सर सुन लेते हैं, कोई बात नहीं सुन लेते हैं। तो जा साहब ने कहा अच्छा ठीक है सुनाइए। फिर वो मैंने नज़्म सुनाई, वो मुझे याद थी। तो वो इसलिए याद थी कि हम आपस में दोस्त यार यूनिवर्सिटी में बैठते थे, तो हम शेर व शायरी का एक माहौल चलता था, तो सब लोग कुछ ना कुछ सुनाते थे। तो हमारे एक दोस्त थे तौकीर गिलानी साहब, कश्मीर के शायर हैं, उन्होंने अपनी एक नज़्म सुनाई, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। बैचलर लाइफ पे थी वो, मुझे रट गई, याद हो गई वो। मैं जब देखो जहाँ देखो सुनाता रहता था। तो और फिर एक टाइम आया कि लोग समझने लगे वो मेरी नज़्म, इतनी सुनाई मैंने। तो वो हुआ और मैं ऐसे नज़्म सुना के, और वो फिर मैंने आंखों में आंखें डाल के सबको यूं करके जैसे मैं सुनाता था ना दोस्तों में, वैसे ही मैंने उनको सुनाई। सबके चेहरों पे मुस्कुराहटें आई और फिर बोला आप जाएँ। मैं चला गया। उसके बाद मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। 1 हफ्ते 15 दिन बाद कॉल आई मुबशिर की
कहता है यार मेरा एडमिशन नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा। अच्छा। मैंने जैसे ही फ़ोन रखा तो नापा से कॉल आई, बोला आपका एडमिशन हो गया, आप फलां तारीख को आ जाएं। ओ मैंने कहा यार ये तो बड़ी बात हो गई। मैंने फिर मुबशिर को बताया कि यार मेरा हो गया है। कहता मुझे पता था तुम्हारा होगा और यूँ। तो फिर मैंने घर वालों को भी बताया, भाई ने कहा ठीक है करो। बहुत टफ था शुरू में, हाँ, आना जाना, मैं दूर रहता था, बिल्कुल। लेकिन घर वालों की बहुत सपोर्ट रही। 2007 में ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई नापा से। बहुत खूबसूरत वो दौर रहा था। हाँ। अच्छा, तो जब ये सारा आप 3 साल करके निकले, तो उससे पहले तो आपने बताया कि कोई इरादा नहीं था आपका, तो फिर क्या कैसा लगा कि अच्छा अब यही मुझे कंटिन्यू करना है या मुझे कुछ और करना चाहिए? क्योंकि जब आप 3 साल कर लेते हैं तो फिर तो ये पक्का हो जाता है कि हाँ जी अब तो एक्टिंग ही करनी है। तो उसके ये कब फैसला हुआ कि यही चीज़ करनी है? मेरे ख्वाब थे बड़े। मैं छोटा था ना तो मैं अपनी वालिदा को देखता था परफॉर्मेंस करते हुए, क्योंकि वो भी एक्टर हैं और वो शायरा भी हैं, उनकी भी किताब भी छपी है। तो घर में बता दें, और बेदिल मसरूर साहब मेरे वालिद साहब हैं, माजबीन मीना मसरूर मेरी वालिदा हैं। और हमारा फैमिली बैकग्राउंड ही सारा फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता है। मेरे फादर सूफ़ी फ़कीर ग़ुलाम अली मसरूर बदवी हफ्त ज़बान शायर हैं, ही इज़ अ सूफ़ी पोइट ऑफ कादरिया सिलसिला। तो ये ख़ानदान में ना बड़े बड़े नाम ऐसे लोग, तो मैं बड़ा घबराता था कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकूं। तो मैं अल्लाह से दुआएं करता रहता था कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बना कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकूं। अच्छा, दिल ही दिल में मैं फैंटेसाइज करता था। मूवीज़ देखते थे, अब्बा हमें आर्ट मूवीज़ भी दिखाते थे और हमें एक्सप्लेन भी करते थे, तो मुझे एक्टर्स बहुत अपील करते थे। एक्टिंग मुझे बहुत अपील करती थी बचपन से। तो मैं बचपन में मिमिक्रीज करता था, आवाज़ें बदल बदल के गाने गाता था, लोगों को एंटरटेन करना, चुटकुले सुनाना, ये मैं करता था। तो मैं ख्वाब देखता था कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ माधुरी के साथ। अच्छा। मैं जो हूँ ना ऐसे ख्याल में लाता था। फिर कोई गाना सुनता था ना तो मैं ख्यालों में परफॉर्म करता था। अच्छा। हाँ, तो मैं चाहता था कि मैं भी ऐसे परफॉर्म करूँ, मैं भी ऐसे करूँ। वो जो मेरे ख्वाब थे, वो जो मेरे एक ख्वाहिश थी ना, वो होते होते अल्टीमेटली मुझे इस तरफ ले आई। और ना चाहते हुए भी जब मैं नापा में आ गया तो बस फिर मेरा दिल चाहना शुरू हो गया खुद ही से। और मैंने कहा यही वो काम है जो मुझे करना था, यही वो काम है जिसके लिए अल्लाह ने मुझे बनाया था, यही वो काम है जिसके थ्रू मुझे लोगों को एंटरटेन करना है और जो है मैसेज पहुंचाना है आगे। क्योंकि हर कोई अपना काम चूज़ करता है। मुझे लगा कि मेरा यही काम है और फॉर्चुनेटली मैं एकेडमी आया। अच्छा, एक और चीज़ थी कि किसी एक पॉइंट पे आके मुझे ऐसा समझ में आ गया था कि मुझे भी ये काम करना है, लेकिन मैं ये सोचता था कि मुझे ऐसे मीडियोकर रह के काम नहीं करना, कच्चा पक्का काम नहीं करना, और मुझे ये भी नहीं करना कि मैं इंडस्ट्री में आ जाऊं और कच्चा काम करते 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 10-15 साल 20 साल लगा के फिर मैं पक्का हूँ और फिर लोग माने कि हाँ यार ये। तो मैंने कहा यार इतनी लंबी स्ट्रगल नहीं करनी, मुझे ऐसा जादू करना है कि मैं ये 10-15 साल जंप मार के ना डायरेक्ट उस लेवल पे आ जाऊं कि जहां मैं बड़े बड़े अदाकारों के साथ यूं फेस टू फेस काम कर सकूं। जैसे वो कर रहे हैं मैं भी वैसे करूं। फॉर्चुनेटली नापा खुल गया। तो नापा में हमें जो 3 साल में उस्तादों ने दिया, आई एम थैंकफुल टू देम। नापा है, इन उस्तादों की वजह से मैं हूँ। ज़िया-मुइनुद्दीन साहब मेरे मेंटोर हैं, उनकी वजह से मैं हूँ। उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया होता, नहीं सिखाया होता तो ये मैं 20-25 साल का ट्रैवल जो है ना इन 3 सालों में नहीं कर पाता। अब वो 3 सालों में सब बता दिया उन्होंने कि क्या है गेम, क्या करना है, कैसे करना है, आवाज़ क्या होती है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, चीज़ें क्या होती हैं। फिर जब 3 साल के बाद मैंने डायरेक्ट जब हम एंट्री दी हमने टर्बो ट्रेनिंग के बाद और थिएटर भी पहला ही मेरा कमर्शियल प्ले ज़िया-मुइनुद्दीन साहब के साथ था। ज़िया-मुइनुद्दीन साहब वो इंसान है, वो डायरेक्टर, वो आर्टिस्ट हैं जिनको इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है। और मेरा मिशन ही ये था कि अपने फादर को और ज़िया-मुइनुद्दीन साहब को, इन दोनों को इम्प्रेस करना है मुझे। वो स्टैंडर्ड से बस ये मेरे 2 स्टैंडर्ड से मैंने कहा इनको इम्प्रेस करना है, बाकी सबको हटा दो, बस ये 2 लोग हैं, इनको इम्प्रेस करना है। और मैंने जान तोड़ मेहनत की, नींदें हराम की, अपना सब मतलब सब छोड़ दिया। कज़न्स मुझे कहते थे, दोस्त मुझे कहते थे कहाँ गायब हो, क्यों नहीं मिलते हो? मैं कहता नहीं, काम मेरा, मैं काम हूँ, मैं काम से है बस। और वो आज वो दिन है जब पहली कमर्शियल प्रोडक्शन हुई, ज़िया साहब ने मुझे मेन नेगेटिव रोल में कास्ट किया, तो मैं तो हवाओं में उड़ रहा था। बैरम का कैरेक्टर, सफ़ेद खून में आगा आशिर का जो खेल था
वो करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हुआ। फिर यहाँ से जाने के बाद, जाने से पहले ज़िया साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि टेक माई कॉन्फिडेंस, कि मैं तुम्हें आसमान में सितारों की तरह चमकता हुआ देख रहा हूँ और देखना चाहता हूँ और देख रहा हूँ। बड़ी बात है। तो वो ज़िया साहब मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और उन्होंने जब मुझे ये बात बोली ना तो मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। और फिर तो मैंने कहा आप कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप देखो मैं क्या करता हूँ। बस फिर उसी कॉन्फिडेंस, वही कॉन्फिडेंस था, वही करेज था जो मुझे आज तक यहाँ तक लेकर आया। बिल्कुल बिल्कुल। और मेन स्ट्रीम में जब परफॉर्म करने के लिए पहुँचे तो लोगों ने यही कहा कि भाई क्या सीन है, कहाँ से आए हो, किधर। के बाद सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहले मैंने एक सीरियल किया था खराशी। सबसे पहले मैं थिएटर वेटर करता था, तो थिएटर से वाबस्ता कुछ इंडस्ट्री में लोग हैं हमारे, जैसे सलीम महराज साहब हैं, जैसे एहतशामुद्दीन साहब हैं, सैफी हसन हैं। तो इन्होंने मेरी कुछ परफॉर्मेंसेस देखी थी और खालिद अहमद साहब हमारे जो उस्ताद हैं उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया एहतशामुद्दीन से, क्योंकि वो उन्हीं के शागिर्द हैं। तो हम उनके लिए पहले लिखते थे, मैं, मोहसिन अली शाह, हम दोनों, अली रिजवी, हम लोग मिलके लिखते थे उनके लिए। एक सिटकॉम होता था प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, उसके लिए हम एपिसोड्स लिखते थे। तो मैं, मोहसिन ने तो राइटिंग का रास्ता पकड़ लिया, डायरेक्शन का, मैं परफॉर्मेंस की तरफ आ गया, अली रिजवी फिर बाद में परफॉर्मेंस की तरफ आ गए। हम शाज़ो नादर हम कभी कभार लिखते हैं ज़रूरतन, लेकिन वो फुल टाइम मोहसिन तो लिखता है। तो उसी दौरान सैफी हसन से मुलाकात हुई। सैफी हसन ने मेरी परफॉर्मेंस देखी, उनके दिमाग में बैठ गई। ही इज़ अ ग्रेट एडमायरर, मेरे बहुत मुझे एडमायर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में मैं था और उन्होंने मुझे ये सीरियल ऑफ़र किया पहला। और लड़का सा था मैं बिल्कुल, और कुछ नहीं अंदाज़ा था कि टेलीविज़न के लिए क्या करना है, लेकिन क्योंकि बचपन से देखता हुआ आ रहा था तो मुझे कुछ अंदाज़ा था। उन्होंने मुझे मेन किरदार दिया सीरियल में, और उसमें मेरे कोई 86 सीन्स थे, और कोई 5 से 6 हज़ार रुपये दिहाड़ी पे मुझे वो काम मिला, पहली मेरी कमाई। और वो जब सीरियल TV1 पे चला, लोगों ने देखा, बहुत पजीराई मिली। उसमें बड़े बड़े और भी लोग थे, खुद सैफी भाई भी थे, फाद मुस्तफ़ा था, जिब्रान थे, आयशा खान थी, और बहुत बड़े बड़े, खालिद अहमद साहब खुद थे, मेरे वालिद बने थे उसमें, महविश हयात थी उसमें, मेरी बहन बनी थी। तो उसमें सबको मेरा किरदार बड़ा पसंद आया। और उसके बाद जो है फ़ौरन मुझे एहतशाम भाई ने परफ्यूम चौक में बुलाया, और उन्होंने कहा यार फरीद फारिक के रोल में किसको लें? मैंने कहा अली रिजवी। मुझसे कोई भी पूछता था ना कि यार ये किरदार कैसे, मैं कहता था अली रिजवी। तो सब कहते थे क्या तुम मैनेजर हो अली रिजवी का? मैं कहता मैं मैनेजर ही हूँ, दोस्त एक दूसरे के मैनेजर ही होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अली रिजवी ने कमाल किया परफ्यूम चौक में। मुझे एक कसौड़े का रोल मिला था, कसाई का, उसमें मैंने ऐसे लंबे बाल रखे थे, मूछें थी मेरी, और उस वक्त मेथड एक्टिंग का बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर भूत सवार था। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर नहीं सकते, हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि हम मेथड एक्टिंग को इतना एंटरटेन कर नहीं सकते। लेकिन उस वक्त हम ताज़ा जेब में कुछ नहीं था। ये अक्सर मैं लोगों को बोलता हूँ, मेथड एक्टिंग आप 2 सूरतों में कर सकते हैं, या तो आपकी जेब में पैसा ना हो, बिल्कुल आप फारे हो, या आपके पास बहुत पैसे हो, इतने हो कि आपको खुद नहीं पता हो कि कितने हो, 100 करोड़ 200 करोड़ हो, तो आप मेथड एक्टिंग करें। हाँ, और इसमें वाकई एक वक्त में एक ही प्रोजेक्ट हो सकता है जी। तो अब उस वक्त तो हम वेले थे, कुछ काम ही नहीं था। वो उन्होंने कहा परफ्यूम चौक करो। हमें बहुत टाइम था, हम कसाईयों के मोहल्ले चले गए। मैं तो टाइम जाके गुजारा कसाईयों के मोहल्ले में, उधर कसाई लड़कों से दोस्ती की, कैसे बोलते हैं, मुंह में कुछ छालिया पान गुटखा रख के और फुल ऐसे तो उनका चाल चलन, बोल चाल, वो सब स्टडी करके फिर हम कैरेक्टर में उतर गए। और फिर 167 हमने उसकी एपिसोड्स किए, बहुत पजीराई मिली, बहुत तारीफ मिली। फिर बस वो चला तकरीबन 2009-10 तक चला। हाँ, उसमें तो आप सबके रोल बहुत हिट हुए थे, खास तौर पे फरीद फारिक का रोल, सारे रोल, और इसमें दोस्त बड़े अच्छे बने। उसमें खालिद अहमद साहब खुद भी उन्होंने किरदार की। तो ये बड़ी एक हमारी खुशबख्ती और खुशकिस्मती कि हमने अपने उस्तादों के साथ स्टेज शेयर किया, हमने उस्तादों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर की, खालिद साहब के साथ, यहाँ स्टेज पे तलत हुसैन साहब के साथ पहला खेल करने को मिला। बड़ा मतलब मैं खुद को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ इस बात। आप जो ये गेटअप्स मुख्तलिफ अपनाते रहते हैं और टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। हमारे उस्तादों ने हमें सिखाया कि जब तक आप खुद मज़ा नहीं करेंगे ना, तब तक दूसरे को भी नहीं आएगा। अच्छा, ये मेरा बचपन का शौक़ है, भेस बदलना, ठीक है। तो मैं बचपन में ना ऐसे मेकअप करके ना
ऐसे आंख के नीचे ना ऐसे चोट का निशान बना के अम्मी को कहता था, अम्मी ये देखिए मेरी चोट लगी, ये क्या हुआ? फिर मैं हंसता था, खुश होता था कि देखे बेवकूफ़ बना दिया। फिर क्लाउन बनाना, खुद को क्लाउन बना के स्कूल चले जाना। अच्छा। फिर टीचर्स कहते थे ये क्या, मतलब मेरे अजीब एक मुझे होता था, मूंछें बना ली अपनी, दाढ़ी बना ली अपनी। एक बार जो है ना मैं, अच्छा मुझे गेटअप का भी बड़ा शौक था, तो एक दिन ना मैंने जला हुआ हाथ बनाया। अच्छा। अब वो कैसे बनाया मैंने, वो एक थिन पेपर नहीं होता था ड्राइंग बुक्स में, वो थिन पेपर ऐसे रख के ऊपर पानी डाल दिया, पानी डाल दिया और ऊपर से ऐसे ऐसे ना पेंट वेंट डाल दिया, रेड और येलो और ऑरेंज करके ना, वो ऐसे झुलसी हुई जैसे नहीं स्किन होती है ऐसे। तो मैंने कहा अम्मी मेरा हाथ जल गया, अम्मी को बहुत तंग करता था, अम्मी मेरा हाथ जल गया, ये क्या किया? मैंने यूँ किया, खत्म। तो इस तरह से मैं बहुत चीज़ बचपन से करता था। और जब से, और मुझे इंतज़ार था कि बस एक बार दाढ़ी मूछें आ जाए बस। फिर जब बहुत खेला जाता। फिर जब मेरी दाढ़ी मूछें आ गई तो कभी मूछें रख रहा हूँ, कभी ये रख रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। एवरी टाइम आई वांटेड टू चेंज। यही चीज़ ने मुझे मेरे कैरियर में, मेरे काम में भी फिर हेल्प किया। अब जो किरदार आता था मैं उसको कंसीव करता था, उसको सोचता हूँ मैं कि वो कैसा दिखना चाहिए, कैसा बोलेगा, कैसे उठेगा, उसका क्या हुलिया होगा, तो लुक एंड फील पे भी बहुत सोचता हूँ। तो एवरी टाइम आई चेंज। बहुत प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा। बिल्कुल। और मज़े की बात यह है कि जब मैं क्लीन शेव हो जाता हूँ तो मैं बिल्कुल एक अलग इंसान लगता हूँ, लेकिन जब मैं दाढ़ी रख लेता हूँ तो बिल्कुल एक अलग। तो ये एक है वाकई में प्लस पॉइंट, और ये मुझे काफ़ी हेल्प करता है मेरे काम। ये हमें भी बहुत सरप्राइजेस देते रहते हैं आप। बिल्कुल। और मुझे मज़ा आता है जब दूसरा सरप्राइज होता है ना, तो मैं अंदर से खुशी होती है कि देखा। हाँ, ये इस पर एक मैं छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि एक बार मैं कोचिंग सेंटर में बैठा हुआ था, अपने कोचिंग ले रहा था इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो मेरे ना कॉलेज से निकलते ही ना मैंने इतनी बड़ी ऐसी दाढ़ी ऐसे रखी हुई थी, ऐसे ही लंबे लंबे बाल थे मेरे। तो मैं रोज़ जाता था ऐसे रुमाल बांध के ना, लोफर बदमाश नहीं होते गुंडे, वैसे ऐसा हुलिया करके ना, तो सब मुझसे कतराते भी थे। तो मैं बैठा हुआ ऐसे, मैं क्लास ले रहा हूँ ऐसे। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे दिमाग में चढ़ी, मैंने कहा यार बिल्कुल नीट हो जाते हैं, साफ सुथरे। मैं क्या क्लीन शेव हुआ, बिल्कुल छोटे से बाल कटाए, मांग निकाली, ऐसे ग्लासेस लगाए और जाके ना यूँ शरीफ बच्चा बन के मैं क्लास में बैठ गया। टीचर पढ़ाता रहा। आधे एक घंटे बाद कहता है ये आपका पहला दिन है? मैंने कहा जी सर। अच्छा, मैं चुप करके ना, मेरे दोस्त भी मुझसे बात नहीं कर रहे, वो समझ रहे हैं मैं कोई नया बच्चा हूँ। कोई मुझे यूँ देख रहा है, कोई मुझे यूँ देख रहा है, कोई मुझे ना नज़र भर के नहीं देख रहा था, सब मतलब समझ रहे हैं नया बच्चा। तो जैसे उन्होंने कहा, नईम साहब थे हमारे टीचर, आप पहला दिन? सर मैं पारस। सब ने कहा हैं? तो सबने जब हैं किया ना, तो हाँ जो सुकून मिला मुझे, देखा मिशन कामयाब।